आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे रोमांचक और शुरुआती दौर को समझने वाले हैं, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आदिकाल की समय सीमा, इसकी भाषा, परिभाषा, इसकी प्रमुख साहित्य धाराएं एवं इसकी विशेषताओं को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। अब इसमें आदिकाल का अर्थ, तो दोस्तों, आदि शब्द का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ। इस तरह आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला और शुरुआती कालखंड बना। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला और शुरुआती कालखंड है। आदि शब्द का अर्थ होता है शुरुआत या प्रारंभ। आप आदि से ही पता कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से संवत 1375, लगभग 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। अगर हम इसे ईस्वी में बदलें तो यह लगभग 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का समय बैठता है। भाषा का बदलता स्वरूप। इसी में ही भाषा का जो स्वरूप था वो बदला कई जगह पर। इस दौरान में हमारी हिंदी भाषा अपने बचपन के दौर में थी। जो हमारी हिंदी भाषा थी इस समय अपने बचपन के दौर में थी, और जैसे होते नहीं छोटे बच्चे बचपना रहता, उस टाइप का था। वह अपभ्रंश भाषा के प्रभाव से धीरे धीरे बाहर निकलकर पुरानी हिंदी का रूप ले रही थी। पहले अपभ्रंश भाषा में थी और वो निकल करके हिंदी भाषा का रूप ले रही थी। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह आधार स्तंभ है जिसने आने वाले साहित्य भक्ति काल और रीति काल का रास्ता तय किया। ये जो आदिकाल जो था हिंदी साहित्य में, उसी ने ही वो उसका स्तंभ, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें स्तंभ लगाना पड़ता है, उसकी नींव खोदनी पड़ती है, तो इसको वही समय माना गया है। इसी ने ही भक्ति काल और रीति काल दोनों को इसमें जगह दिलाई थी। साहित्य का आधार स्तंभ, जैसे कि हमने आपको बताया कि आदिकाल ही उसका आधार स्तंभ था। जैसे भक्ति काल, रीति काल के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार किया जा सकता था, जो इसी के द्वारा किया गया था। आदिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि इस काल में किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। पहले हमने आपको बताया कि इसमें स्तंभ किया गया था, किसी न किसी चीज़ को बदलने के लिए ही इसको लाया गया था। इसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए थे। तो अब हम इसके काल में किस तरह का इतिहास लिखा जा रहा था उसको बताएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि आदिकाल में सिर्फ राजा महाराजा और युद्धों की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस काल में समाज के अलग अलग हिस्सों में प्रमुख रूप से 4 प्रकार की साहित्य धाराएं चल रही थी। आइए इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। आदिकाल में केवल राजाओं की कविताएं ही नहीं लिखी गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें राजाओं से ही रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, इसमें समाज को भी रखा गया, बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों में 4 मुख्य प्रकार की साहित्यिक धाराएं चल रही थी। पहले रासो साहित्य, वीर गाथा काव्य आता है। इसमें क्या था रासो साहित्य? या आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध और लोक साहित्य है। उस समय राजाओं के दरबार में चारण और भट्ट नाम के कवि रहा करते थे। इन कवियों ने अपने आश्रयदाता और राजाओं की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर लिखा ताकि वे इतिहास में अमर हो सकें। जैसे कि ये देखो, इसमें भी लिखा है, यह आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है। राजाओं के दरबार में रहने वाले चारण कवियों ने अपने राजा को अमर करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की। इसमें उन्होंने राजाओं को ही सबसे ज़्यादा दिखाया है और उनको अमर करने के लिए इसकी ग्रंथ की रचना की गई थी। विशेषता
अब चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें युद्धों का एक ऐसा वर्णन है मानो कवि खुद मैदान में खड़ा होकर देख रहा हो। इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस, प्रेम का भी गहरा फूट था, क्योंकि अधिकांश युद्ध किसी सुंदर राजकुमारी को पाने के लिए ही होते थे। अब इसमें इन ग्रंथों में युद्धों का ऐसा सजीव वर्णन मिलता है, जैसे कि आपको बताया गया था कि इसमें अधिकतर युद्धों के बारे में, राजाओं के बारे में दिखाया गया था। माना कि एक कवि खुद तलवार लेकर मैदान में नहीं खड़ा था। कवि तो अपने जगह पे बैठ के, दरबार में बैठ के लिख ही रहा था। वो तो किसी युद्ध में गया नहीं था, वो वहीं पे ही था। लेकिन कवि ने ऐसा दिखाया कि जैसे वो वहाँ पे स्वयं ही था। इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी बहुत सुंदर तालमेल है। जैसा कि आपने इसमें देखा, इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस यानी प्रेम का भी गहरा फूट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दौरान में अधिकांश युद्ध किसी सुंदर राजकुमारी को पाने या अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ जाने के लिए था। अब इसके प्रमुख ग्रंथ पे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इसे चंद्रबरदाई ने लिखा था, जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। बीसल देव रासो, नरपति नल्हा ने इसको लिखा था। परमल रासो, जगनी, इसे आलाखंड भी कहते हैं, जिसके गाने आज भी गाँव और वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। यानी कि जब भी उसमें बारिश आने वाली होती है तो उसके लिए इनके जो गाने हैं, गीत हैं, वो सुनाए जाते हैं या फिर खुद वहाँ के लोग गाते हैं, जिससे मौसम अच्छा रह सके। सिद्धनाथ साहित्य। धार्मिक धाराएं। दरबार से दूर जंगलों और मठों में साधु संतों द्वारा जो साहित्य लिखा जा रहा था वह इसमें आता है। यानी कि दरबारों के उस माहौल से दूर जंगल, पहाड़ और मठों में साधु संतों द्वारा भी एक अद्भुत साहित्य लिखा जा रहा था। ये सिर्फ राजाओं के पास ही नहीं, अलग से भी इसमें अलग अलग चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था, जिसमें धार्मिक धाराएं, धारा कहते हैं जिसे धार्मिक धारा कहते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया था। एक सिद्ध साहित्य था, एक नाथ साहित्य था। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के बिगड़े हुए रूप से सिद्धों का जन्म हुआ। इसकी संख्या 84 मानी जाती है। सरहप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। सरहप्पा जो थे वो हिंदी साहित्य के पहले कवि थे। इन्होंने समाज के पखंड और जाति पाति का विरोध किया था। इसमें प्रमुख नाम है सरहप्पा, जिन्होंने पहला कवि भी स्वीकार किया जाता है। इन्होंने ये जो समाज में फैला हुआ था पाखंड, छुआछूत, जाति पाति का खुलकर विरोध किया था, क्योंकि उस टाइम पे किसी और ने तो इसका साथ दिया नहीं था। अब नाथ साहित्य पे आते हैं। जब सिद्धों में भाग विलास और सिद्धों की विलासिता के विरुद्ध में गुरु गोरखनाथ ने नथपथ चलाया। इन्होंने हठ योग, मन की शुद्धि और ब्रह्मचार्य की पर जोर दिया। इसी नाथ संप्रदाय का आगे चलकर कबीरदास जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और कबीरदास जी ने इसमें अपने बहुत विचारों का गहरी तरीके से स्पष्ट रूप में बताया है कि किस तरीके से इसमें दिखाया गया, भक्ति भावना को दिखाया गया है। जैन साहित्य, रास्य काव्य। जैन साहित्य जो था, भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में जैन साधुओं ने अपने धर्म के प्रचार के लिए रास, नृत्य और संगीत शैली में काव्य लिखे थे। इन्होंने धार्मिक धारा में ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैन साहित्य जो था वो धार्मिक धारा में थे। ये मनोरंजन के लिए था। लौकिक साहित्य ये मनोरंजन के लिए ही था और कुछ नहीं था। इसमें विशेषताएं, यह साहित्य बहुत ही अनुशासित, शांत रस के से भरपूर और नैतिक शिक्षा देने वाला है। इसमें स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं,
और पुष्पदंत प्रमुख कवि हैं। अब इसमें आते हैं लौकिक और फुटकर साहित्य जन मनोरंजन। इस धारा में वह साहित्य आता है जो ना तो किसी राजा की तारीफ के लिए लिखा गया, जैसे कि आपको पहले बताया कि इसमें कवि क्या करते थे, दरबार में बैठ करके राजा की तारीफों के पुल बांधा करते थे कि वो कितने महान थे, आगे चल करके उनके बारे में देखा जाए। परंतु इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, इसमें राजाओं को हटा करके और भी चीज़ें इसमें लाई गई। ना ही धर्म प्रचार था, किसी भी धर्म को लेकर के ना ये प्रचार करते थे, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का इसमें कोई भी वर्णन नहीं किया गया था। यह शुद्ध रूप से लोक मनोरंजन और कला के लिए था। इसमें जो दिखाया गया वो जन मनोरंजन यानी कि लोगों के मनोरंजन और उनकी कलाएं जो थी उसको अधिक वर्णन दिया गया, प्रमुख पात्र माना गया था। अमीर खुसरो, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत की। इनकी पहेलियाँ, मुकारियाँ और दोहे आज भी चाव से सुने जाते हैं, जैसे एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा। ये उत्तर आकाश है, ये आकाश से था। विद्यापति, इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित पदावली की रचना की, जो आज भी बिहार और बंगाल में बहुत लोकप्रिय है। पदावली की रचना की, जिसको मधुर गीत आज भी बिहार और बंगाल में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, आदिकाल की में कवि किस भाषा या शैली में लिखी जाती थी, कविताएं किस भाषा और शैली में लिखी जाती थी। तो इसमें देखते हैं उस समय दो प्रमुख शैलियाँ चल रही थी, डिंगल और पिंगल। आदिकाल की साहित्यिक और भाषाएं विशेषताएं। डिंगल और पिंगल शैली का विकास। डिंगल, जैसे कि आपको बताया, दो ही शैलियाँ सबसे अधिक चली थी, एक डिंगल थी, दूसरी पिंगल थी। डिंगल, जब पुरानी अपभ्रंश भाषा में राजस्थानी भाषा के शब्दों को मिलाया जाता था तो वह डिंगल कहलाती थी। इसमें राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दों को मिलाया जाता था जो डिंगल कहलाती थी, तो वह डिंगल कहलाती थी। यह बोलने सुनने में थोड़ी कठोर कर्कश होती थी। यही कारण है कि युद्ध के दौरान दृश्यों और वीर रसों को देखने के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब बात करते हैं हम पिंगल शैली की। पिंगल, जब अपभ्रंश में ब्रज भाषा का मेल होता था, ब्रज भाषा के मीठे शब्द को मिलाया जाता था, यानी कि उसमें मीठे शब्द थे, इसमें कर्कश थे, कठोर शब्द थे, इसमें मीठे शब्द थे, तो वह पिंगल कहलाती है। यह सुनने में बहुत कोमल, मधुर और कर्णप्रिय होती है। कानों को जो एक होता नहीं है कि कानों में चुभने वाली ना हो, कानों को सुनने में अच्छी लगती है। जैसे हम कोई भी गाना वाना सुनते हैं तो मीठी आवाज़ में होता है, तो हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए प्रेम, श्रृंगार और सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि पिंगल शैली का उपयोग करते थे। आगे चलकर यही पिंगल शैली पूरी तरह ब्रज भाषा में बदल गई, जिसने आगे के पूरे साहित्य पर राज किया है। कल्पना की प्रचुरता, मिश्रित इतिहास। इन ग्रंथों में इतिहास तो है, जैसे राजाओं के नाम और युद्ध, लेकिन कवियों ने अपनी कल्पना का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि इतिहास और कहानी आपस में मिल गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उसमें पूरी तरीके से ही जो शब्द लिखे गए थे पूरे सही थे। उन्होंने उसमें अपनी कल्पना को भी इतनी ज़्यादा प्रधानता दे दी कि वो आगे चल कर के इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर वहाँ पे किसी चीज़ का वर्णन किया गया कि इस जगह पे इतना युद्ध हुआ, तो उसमें अधिकतर शब्द जो थे वो कल्पना के थे। उन्होंने अपने मन में कल्पना की ऐसा ऐसा होगा, तो उन्होंने उसमें अब वही बताया गया कि आगे चल के इसमें कल्पना के शब्द बहुत ही मिल गए। इसलिए इन्हें पूरी तरह सच ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेज वे होते हैं जो सच होते पूरी तरीके से, उसका अगर कहीं पे
जिक्र किया जाए और बाद में उसकी खोज की जाए तो उसके एक एक शब्द की पुष्टि पूरी पूर्ण रूप से की जा सके, परंतु इसमें ऐसा नहीं था, इसमें कल्पना का भाव मिला हुआ था। विविध छंदों का प्रयोग। आदिकाल के कवियों ने छंदों के प्रयोग में कमाल कर दिया था। दोहा, चौपाई, आ, तोमर, गाहा, छपया और सटक जैसे दर्जनों छंदों का प्रयोग एक ही रचना में मिलता है। चंद्रबरदाई को तो छंदों का राजा कहा गया था। ये जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सब एक ही उसमें क्या बोलते हैं उसको रचना में मिल गए। सारी चीज़ें आपको एक ही रचना में पढ़ने को मिल गई, जिसमें चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा गया। आदिकाल का महत्व। अब आते हैं आदिकाल के महत्व पर। हिंदी साहित्य में आदिकाल को बीजवापन काल कहा जाता। जैसे कि आपने भी कोई किसान होता है, किसी भी बीज को लगाने के लिए उसका एक समय होता है, समय सीमा होती है। अगर आप उस टाइम पे लगाते हैं तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। उसी प्रकार से आदिकाल का महत्व जो है, यानी कि हिंदी साहित्य में आदिकाल को बीज वापन काल कहा जाता था। बीज बोने का समय भी कहा गया है। तो अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। आदिकाल का महत्व तो इसको मैंने आपको बता दिया कि ये बीज बोने का समय था, जब हिंदी भाषा रूपी पौधे का बीज बोया गया था। दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि आदिकाल में रासो काव्य के प्रमुख के रूप में हमारी भाषा की शक्ति का टेस्ट ना होता, यदि सिद्धोनाथों ने पाखंडों के खिलाफ आवाज़ उठाकर कबीरदास और जैसे संतों के लिए ज़मीन तैयार ना की होती, तो आगे चलकर हमें हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यानी कि स्वर्ण युग किसे कहा गया? भक्ति काल को कहा गया। भक्ति काल देखने को नहीं मिलता। आदिकाल भले ही युद्ध और उथल पुथल का काल था, उसमें आपने देखा कितना बदलाव किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया था। युद्ध भी हुए, हर एक चीज़ को उथल पुथल कर दिया गया था, लेकिन इसने हिंदी भाषा को बचपन से निकालकर एक मजबूत और विशाल महावृक्ष बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब कि अगर जैसे आप किसी बीज को लगाते हैं, उसको धीरे धीरे बड़ा करने के लिए आपको उसका पोषण करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर इसमें ऐसा ना किया गया होता आदिकाल में, तो हमें कबीरदास और जैसे कवि ना मिल पाते। इनको एक प्रकार से बीज माना गया है। और स्वर्ण युग भक्ति काल, इसमें ही तो भक्ति काल को देखने को मिला था। इसके बचपन से निकाल करके बड़ा किया गया है। जैसा कि यदि आदिकाल में वीर गाथाओं के रूप में भाषा की शक्ति की परीक्षण ना हुआ होता और सिद्धनाथों ने कबीर के लिए जमीन तैयार ना की होती, तो आगे चलकर भक्ति काल का वह महान स्वर्ण युग शायद हमें देखने को ना मिलता। या हिंदी भाषा के शैशव काल बचपन की वह कहानी है, जिससे उसे आज एक महावृक्ष बना दिया गया है। तो दोस्तों, यह था हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास।